हेलो एवरीवन, जय हिंद, वंदे मातरम। लेके मैं आप लोगों के सामने आज उपस्थित हूँ हिंदी की क्लास, जो कि हिंदी के बारे में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं, जो कि सीटेट का एग्ज़ाम होने वाला है। तो प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पेपर है उसको हम लोग लेके आज उपस्थित है, जो कि 2023 का प्रीवियस ईयर पेपर है। इसमें हम लोग हिंदी के जो क्वेश्चन होते हैं उसके ऊपर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। तो बने रहिएगा वीडियो को बिना स्किप किए हुए, वीडियो को पूरा देखिएगा। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपको नए नए अपडेट मिलते रहें। तो चलिए हिंदी का सेशन हम लोग शुरू करने वाले हैं। अगर आपको अभी भी अगर हिंदी के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखने हैं, सीडीपी के हों, हिंदी के हों, मैथ के हों, ईवीएस के हों, जो भी आपका सब्जेक्ट हो, तो वो सब्जेक्ट वाइज 30-30 क्वेश्चन के फॉर्मेट में आपको जो है कि सेशन कृष्णा स्टडी मस्ती पे आप जाके देख सकते हैं, वहाँ से आप विजिट कर सकते हैं। ओके, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपको नए नए अपडेट मिलते रहें। और इस जो भी सेशन देखिएगा उसको शेयर कर दीजिएगा अपने सोशल मीडिया पे, अपने बंधु बांधवों को, जो कि नए नए लोगों के पास पहुंच सके, जो कि इस एग्ज़ाम में बैठने वाले हैं। ओके, चलिए तो सेशन स्टार्ट करते हैं। और सेशन स्टार्ट करने से पहले किसी ने क्या खूब कहा है कि उड़ान तो भरना है, उड़ान तो भरना है, चाहे कई बार गिरना पड़े। सपनों को पूरा करना है, सपनों को पूरा करना है, चाहे खुद से भी लड़ना पड़े। तो ये याद रखिएगा अपने जीवन में कि आपका टारगेट जितना बड़ा होगा, आपका टारगेट जितना बड़ा होगा, आपके जीवन में संघर्ष भी उतने ही ज़्यादा बड़े करने होंगे, बड़े पैमाने पे आपको संघर्ष करना पड़ेगा। और जब भी आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों, वनडे एग्ज़ाम की, तो इतना याद रखिएगा कि स्मार्ट वर्क प्लस हार्ड वर्क दोनों मिला के चलिएगा। न कि हम सिर्फ हार्ड वर्क करते रहें तो भी हम कई बार फेल हो जाते हैं, या फिर हम कई बार सिर्फ स्मार्ट के चक्कर में पड़े रहते हैं और थोड़ा सा हार्ड वर्क नहीं कर पाते हैं, तो इस वजह से भी हमारा पेपर क्या होता है, ख़राब हो जाता है। तो चलिए बिना देर किए हुए हम लोग अपने सेशन की तरफ चलते हैं। और ये रहा हम लोगों का आज का पहला क्वेश्चन। चलिए, अगर आप देखेंगे तो ये हिंदी भाषा लेके मैं आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ, जो कि हिंदी के क्वेश्चन को हम लोग आज इसमें डिस्कशन करने वाले हैं। चलिए आइए आज के हम पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और ये रहा हम लोगों का आज का पहला क्वेश्चन। बड़े ध्यान से देखिएगा, बड़े उम्दे क्वेश्चन लेके मैं आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ। निर्देश है कि निम्नलिखित कथनों के उत्तर सही सबसे उपयुक्त विकल्प को चुनिए। ओके, ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर अगर हम बात करते हैं तो ये हम लोगों का क्वेश्चन नंबर चौथा हो जाएगा, 91। अगर 91 की बात करते हैं तो इसमें कहा गया है कि उस युक्ति का चयन कीजिए जो नीचे दिए गए उदाहरण से मेल खाती है। नीचे ये उदाहरण है, इससे मेल खाती है। कहा गया है कि मैं भाषा पर ध्यान केंद्रित करती हूँ, मैं इस बात का पूरा ध्यान रखती हूँ कि यह सही हो। तो ऑप्शन नंबर 1 कह रहा है कि पर भाषा व्यवहार, लैंग्वेजिंग, ओके, ट्रांस लैंग्वेजिंग, या फिर याद करना, या फिर पुनरावृत्ति करना, दोहराना, या फिर स्वनिरीक्षण। तो इसका राइट ऑप्शन की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, स्वनिरीक्षण। अगर आप ऐसे ध्यान देते हैं, किसी वाक्य को पढ़ते हैं फिर उसको दोबारा पढ़ते हैं, तो बारीकी से अगर आप ध्यान दे रहे हैं एक एक चीज़ों का, तो वो आपका स्वनिरीक्षण हो जाएगा। ओके, ऑप्शन नंबर इसमें 4 क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अगले क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देखिएगा कि कक्षा सेकेंड के विद्यार्थी एक कविता गा रहे हैं। यह मेरी नाक है, ये मेरे कान हैं। ये कविता है, ये मेरे नाक हैं, ये मेरे कान हैं। यह कविता गाते समय वे शरीर के किस अंग का नाम लेते हैं, उस अंग को स्पर्श भी करते हैं। अध्यापक किस विधि का प्रयोग कर उन्हें सिखा रही है। मान लीजिए कोई टीचर है और जैसे कि बोले कि यह मेरी नाक है, उस समय वो अपने हाथ से अपने नाक को भी क्या कर रही है, स्पर्श कर रही है। जिस समय वो कह रही है कि ये मेरे कान है, तो उस समय वो अपने हाथ से भी अपने कान को क्या कर रही है, स्पर्श कर रही है। तो इस तरीके से वो सिखा रही है। तो वो विधि किस विधि से सिखा रही है। ओके,
ऑप्शन नंबर 1 कह रहा है कि विभिन्न दर्शन ग्राही, सेकंड कह रहा है कि श्रव्य भाषिक, थर्ड कह रहा है कि संप्रेषणात्मक भाषा शिक्षण, और फोर्थ कह रहा है कि समग्र भौतिक प्रक्रिया। तो हमें बताना है कि क्या सही है। अगर मैं बात करूं 92 का, तो इसमें सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा हम लोगों का 4 क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ओके, ध्यान से देखिएगा। आइए आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन को बड़े ही ध्यान से आप देखिएगा। अगर मैं अगले क्वेश्चन की अगर बात करूं तो यहाँ पे कहा गया है कि विद्यार्थी पिछली इकाई के शब्द लेकर 5 प्रश्नों के उत्तर समूह में देने का काम कर रहे हैं। वे अपने सवाल को दूसरे समूहों के साथ अदला बदली करते हैं और सवालों के उत्तर देने की कोशिश करते हैं। यह किसका उदाहरण है, सहपाठी आकलन का, या फिर स्व आकलन का, या फिर पृष्ठपोषण फीडबैक का, या फिर पठन आकलन का। आपको बताना है कि ऐसा जैसे कुछ बच्चों का समूह 2-3 समूह बनाए गए हैं, वो अपने एक क्वेश्चन अगर आपने बता दिया तो उस पर वो 4-5 क्वेश्चन जो है कि रिपीट करते हैं, उसी तरीके से क्वेश्चन को हल करते हैं, और फिर वो क्या करते हैं कि एक दूसरे से अपने क्वेश्चन को अदला बदली कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, कौन सा हम लोगों का उदाहरण है, ये हमसे पूछ रहा है। अगर हम बात करते हैं 93 का, तो 93 की अगर मैं बात करूं तो इसका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। सहपाठी आकलन के जरिए ये लोग सीख रहे हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन को बड़े ध्यान से आप देखिएगा। अगले क्वेश्चन में अगर बात की गई है कि मुझे यह काम बहुत पसंद है। जब अध्यापिका मुझे एक कार्ड देती है जिस पर कोई शब्द या वाक्य लिखा होता है, मैं उससे संबंधित अभिनय करता हूँ और समुचित कक्षा उस शब्द वाक्य के बारे में अनुमान लगाती है। विद्यार्थी के प्राथमिकताओं के साथ विद्यार्थी की टिप्पणी की पहचान कीजिए। तो ऑप्शन नंबर 1 कह रहा है कि जब मैं गतिबोधक तरीके से संलग्न रहती हूँ तो मुझे भाषा अच्छी तरीके से याद रहती है। सेकंड कह रहा है कि जब मैं देखती हूँ तो मुझे भाषा अच्छे तरीके से याद रहती है। सेकंड करिए कि जब मैं सुनती हूँ तो मुझे भाषा अच्छे तरीके से याद रहती है। फोर्थ कह रहा है कि जब मैं कार्ड से वाक्य को याद करती हूँ तो मुझे भाषा अच्छे तरीके से याद रहती है। तो ऑप्शन नंबर 94 का अगर हम देखें कि इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो इसका राइट ऑप्शन 1 हो जाएगा। ओके, 1 ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। जब मैं गतिबोधक तरीके से संलग्न रहती हूँ तो मुझे भाषा अच्छी तरीके से याद रहती है। ओके, चलिए आइए अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, और ये हम लोगों का आज 94 क्वेश्चन हो गया ना। चलिए आइए 95 पे हम लोग चलते हैं, और ये रहा हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 95। इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन करें। अभी कथन यहाँ पे आपको दिया गया होगा, जैसे कि आपके अपने स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि विद्यालय में प्रवेश करने वाले सभी बच्चे अपनी आयु अनुसार भाषा के समग्र प्रयोगकर्ता होते हैं। तर्क कह रहा है हम लोगों का, बड़े ध्यान से देखिएगा, रीजन की भाषिक और सांस्कृतिक विविधता के कारण वे अपनी योग्यता का प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं। ओके, अब चलते हैं ऑप्शन के तरफ कि ए गलत है परंतु आर सही है। बी कह रहा है कि ए आर दोनों सही है, आर जो है ए की व्याख्या कर रहा है। थर्ड कह रहा है कि ए और आर दोनों सही है परंतु आर जो है ए की व्याख्या नहीं कर रहा है। फोर्थ कह रहा है कि ए सही है परंतु आर गलत है। अगर मैं बात करूँ 95 का, तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो इसका राइट ऑप्शन इसमें 4 हो जाएगा। ए सही है परंतु आर क्या है, गलत है। ए सही है परंतु आर क्या है, गलत है। ऑप्शन नंबर 4 इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन को बड़े ध्यान से आप देखिएगा कि कक्षा 5 का मंजीत अपने अध्यापक से अलग शैली में बात करता है, अपने मित्रों से कुछ अलग तरीके से और एक 2 वर्षीय बच्चे से कुछ अलग तरीके से बात करता है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि मंजीत जानता है कि सामाजिक स्थितियों में भाषा का प्रयोग किस तरह से करना है, भाषा के इस गुण को किस रूप में जाना जाता है। तो क्या वाकगत या फिर प्राकृतिकवादी, अर्थगत या फिर उपयोगितावादी
के माध्यम से जाना जाता है। तो आपको बताना है कि इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं, अगर कोई बच्चा है, अगर हर एक पर्सन से अलग अलग तरीके से अगर वो बात करता है, तो अगर सामाजिक स्थिति को देखते हुए अगर वो ऐसा कर रहा है तो उसका उपयोगितावादी हो जाएगा, उपयोगितावादी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन इसमें हो जाएगा हम लोगों का। चलिए आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन को बड़े ध्यान से आप देखिएगा। अगले क्वेश्चन में कहा गया है कि एक माँ ने इस बात की ओर ध्यान दिया कि उसकी बच्ची कभी कभी ऐसे शब्द बोल जाती है जो न तो उसने कभी किसी वयस्क से सुने हैं और न ही अपने भाई बहनों से सुना है। इस बात को लेकर वह भ्रमित है, क्योंकि उसका मानना है कि बच्चे अपने परिवार और आसपास के परिवेश में लोगों का अनुकरण करके भाषा सीखते हैं। उनका यह मत किससे प्रतिध्वनित मेल खाता है। हमें बताना है कि बहुभाषितावाद, सहजवाद, प्राकृतिकवाद या फिर व्यवहारवाद या फिर रचनावाद। तो अगर कोई बच्ची है, जैसे मान लीजिए आपके भी आस पड़ोस में कोई बच्चा होगा जो ऐसे वर्ड बोल देता होगा जो आपको सोचने पे मजबूर कि भाई ये वर्ड ये कैसे जानता होगा। जब भी बच्चे बड़े होते हैं तो जाहिर सी बात है घर के, परिवार के, पास पड़ोस, स्कूल में ही जाके वो सबसे पहले चीज़ों को सीखते हैं। तो वो शब्द अगर वहाँ पे नहीं बोले गए तो बड़े बड़े शब्द ये लोग कैसे बोल पाते हैं, आपको भी एक बार आश्चर्यचकित हो जाएगा सुनने के बाद। तो ऐसा ही यहाँ पे हो रहा है। तो इसमें क्या इज़ द राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगर मैं बात करूँ क्वेश्चन नंबर 97 का, तो इसका इज़ द राइट ऑप्शन 3 हो जाएगा, व्यवहारवादिता। ओके, व्यवहारवाद हो जाएगा। क्या हो जाएगा, व्यवहारवाद हो जाएगा। करेक्ट ऑप्शन की अगर मैं बात करूं तो इसमें करेक्ट ऑप्शन हम लोगों का 3 हो जाएगा। चलिए आइए आगे चलते हैं और देखिएगा अब क्वेश्चन को, क्वेश्चन बड़े ध्यान से आप देखिएगा। क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि कौशलों के उस समूह को क्या कहेंगे जो बच्चे औपचारिक पठन निर्देश शुरू करने से पहले विकसित कर लेते हैं और जो बाद के अकादमिक कौशल के लिए बुनियादी प्रदान करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 कह रहा है कि उद्गामी साक्षरता या फिर उद्गामी इमरजेंट समाधान या फिर उद्गामी पाठचर्या या फिर उद्गामी गुणधर्म। तो इसमें से हमारा इज द राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 98 का, तो इसमें इज द राइट ऑप्शन हमारा 1 हो जाएगा, उद्गामी साक्षरता। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन इसमें हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन को बड़े ध्यान से आप देखिएगा। अगले क्वेश्चन में कहा गया है, एक दादा नानी अपने घर में छोटे बच्चों को पुस्तक से कहानी पढ़ाकर सुनाना पसंद करती है। ओके, सॉरी माफ़ करिएगा, एक दादी या नानी अपने घर के छोटे बच्चों को पुस्तक से कहानियाँ पढ़कर सुनाना पसंद करती है। इस तरह से वह उन्हें पुस्तकों व नए विचारों से परिचित करवाती हैं और बच्चे भी इस प्रक्रिया में सक्रिय रूप से संलग्न रहते हैं। इस तकनीकी को किस रूप में देखा जाना चाहिए, सस्वर पठन या फिर मॉडल पठन या फिर साझा पठन या फिर संभाषित पठन। तो ये क्या हो जाएगा। अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 99 का, तो इसका इज द राइट ऑप्शन 4 हो जाएगा, संभाषित पठन का, संभाषित पठन हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 100 हम लोगों को देखना है। क्वेश्चन नंबर 100 की अगर मैं बात करूं तो इसमें कहा गया है कि पठन सिखाने का वो उपागम जिसमें मूल तत्व जैसे वर्णों और स्वनिम से शुरू किया जाता है और इसमें बच्चों को सिखाया जाता है कि समग्र रूप से पठन सिखाने से पहले स्वनिम को शब्द से मिलाया जाता है। इस उपागम को क्या कहेंगे, संरचनात्मक उपागम कहेंगे या फिर शीर्ष अधोगामी टॉप डाउन उपागम कहेंगे या फिर अधोगामी बॉटम अप उपागम कहेंगे या फिर समग्र उपागम कहेंगे। तो आप ऐसे पठन को क्या कहेंगे,
इस उपागम को क्या कहेंगे? क्वेश्चन नंबर 100 की अगर मैं बात करूं तो इसमें हो जाएगा अधोमुखी उपागम, बॉटम उपागम। ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन हम लोगों का हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन बड़े ध्यान से देखिए कि निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन करिए। अब इसमें अगर हम बात करते हैं तो इसमें आपको देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे अभिकरण, अभिकथन, और यहाँ मिल जाएगा आपको कारण, तर्क। अभिकथन कह रहा है कि ध्वन्यात्मक वर्तनी के प्रयोग से सही वर्तनी लिखना सीखने की योग्यता मंद पड़ जाती है। और कारण कह रहा है कि जब बच्चे पारंपरिक वर्तनी के स्थान पर आविष्कृत वर्तनी का प्रयोग करते हैं तो तब यह सही वर्तनी लिखने की उनकी योग्यता को मंद नहीं करती है। ऑप्शन नंबर 1 कह रहा है कि ए गलत है, आर सही है। ऑप्शन नंबर 2 कह रहा है कि ए आर दोनों सही है और आर जो है एक ही सही व्याख्या कर रहा है। सेकंड कह रहा है कि ए आर दोनों सही है परंतु आर जो है एक ही व्याख्या नहीं कर रहा है। और फोर्थ कह रहा है कि ए सही है परंतु आर गलत है। अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 101 की तो इसका इज द राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 101 का इज द राइट ऑप्शन 1 हो जाएगा। 1 ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ए गलत है परंतु आर सही है। कथन क्या है? गलत है परंतु जो है कि रीजन है ये क्या है? सही है। ओके, करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन हम लोगों का ये रहा 102 नंबर को बड़े ध्यान से आप देखिएगा। 102 नंबर में क्या कहा गया है? क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है तो हमें एक बार इसको नीचे स्क्रॉल करना पड़ेगा। बोला गया है कि नई भाषा सीखते समय बहुत से विद्यार्थी भाषा के अद्वितीय उच्चारण संबंधित नियमों के कारण भाषा बोलते समय प्रायः आत्मविश्वास की कमी का सामना करते हैं। इस समस्या को दूर करने का तरीका क्या है? ऑप्शन नंबर 1 कह रहा है कि जब जब उन्हें समस्या आए उनकी गलती में सुधार किया जाए। बी कह रहा है, सेकंड कह रहा है कि बच्चे कक्षा में सस्वर वाचन करें। और थर्ड कह रहा है कि कक्षा में ऐसे खेलों जैसे गतिविधियों का प्रयोग किया जाए जिसमें मौखिक अंतःक्रियाएं अधिक हों। और ऑप्शन नंबर 4 की अगर मैं बात करूं तो थोड़ा सा मुझे नीचे जाना पड़ेगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 कह रहा है कि काउंसलर के साथ विशेष वाक थेरेपी सत्र आयोजित किए जाएं और ड्रिल के माध्यम से अभ्यास कराए जाएं। अगर मैं बात करता हूं क्वेश्चन नंबर कि इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा तो आप देखिए 102 का अगर मैं बात करूं तो इसका इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3। कक्षा में ऐसे खेलों, ध्यान से देखिएगा कि कक्षा में ऐसे खेलों गतिविधियों का प्रयोग किया जाना चाहिए जिसमें मौखिक अंतःक्रिया अधिक हो। ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इसमें। ओके, ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 102 का 3rd ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अगले क्वेश्चन को बड़े ध्यान से आप देखिएगा क्योंकि अगले क्वेश्चन में कहा गया है कि कक्षा 3 की अध्यापक अपने विद्यार्थियों को नई शब्दावली से परिचित करवा रही है। निम्नलिखित में से कौन सा नई शब्दावली सीखने का प्रभावी तरीका है? ओके, आइए। ऑप्शन नंबर 1 कह रहा है कि अध्यापिका श्यामपट्ट पर शब्द का अर्थ लिखे और विद्यार्थियों को उसे याद करने के लिए कहे। बी कह रहा है कि अध्यापिका शब्द के विलोम शब्द बताए और बच्चों की भाषा में उन शब्दों के अर्थ बताए। थर्ड कह रहा है कि अध्यापिका बच्चों को शब्दों की ठोस परिभाषा बताए। और ऑप्शन नंबर 4 कह रहा है कि अध्यापिका स्थित विशेष के अनुसार उन शब्द का अर्थ समझाने की कोशिश करे। अगर मैं बात करूं इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन का तो इसका इज द राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इज द राइट ऑप्शन 4 हो जाएगा। ओके, 4th क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन हो जाएगा कि अध्यापिका स्थिति विशेष के अनुसार शब्द का अर्थ समझाने की कोशिश करे। ओके, 4th क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए
अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं और ये रहा हम लोगों का अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा कि भाषा सीखना किससे संबंधित है। भाषा सीखना किससे संबंधित है? कौशल से, अर्जन से, प्रक्रिया से, उत्पाद से। अगर मैं बात करूं भाषा का कि भाषा सीखना क्या है, तो भाषा क्या है? एक कौशल है। ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन। भाषा सीखना किससे संबंधित है? तो कौशल से सीखने से संबंधित है। चलिए ये चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन को बड़े ध्यान से आप देखिएगा। इसमें क्या दिया है कि पठन के तरीका का पाठक को याद करना चाहिए से मिलान करिए। ओके, हमें मिलान करना है तो हम एक एक करके मिलान करते हैं। ओके, यहाँ पे अनुमान है, यहाँ पे निष्कर्ष निकालना है, यहाँ पे संदर्भ से जोड़कर अर्थ निकालना है। एक ऑप्शन जो हम लोगों का डी जो है कि नीचे भी होगा। तो क्या है कि चाहिए लेखक कैसे लिखते हैं, इसके आधार पर यह सुनिश्चित करना चाहिए कि लेखक क्या महसूस करते हैं। यह अनुमान है। निष्कर्ष निकालना, अपरिचित शब्द को समझने के लिए पाठ्य सामग्री के कुछ हिस्सों में मदद लेनी चाहिए। संदर्भ से जोड़कर अर्थ निकालना। ओके, थोड़ा सा मैं इसको ऊपर कर लेता हूँ, आपको चीज़ें अच्छे तरीके से दिखेंगी। ओके, थर्ड कह रहा है कि शीर्ष कथन पर प्रस्तावना पर ध्यान देते हुए यह देखना चाहिए कि सूचनाएं किस तरह से संरचित हैं। गहन पठन कह रहा है कि पाठ्य वस्तु में भाषा का किस तरह से प्रयोग किया गया, इस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। और अगर हम ई की बात करते हैं तो ई को बड़े ध्यान से आप देखिएगा कि पाठ्य सामग्री किस बारे में है, यह जानने के लिए शीर्षकों और चित्रों का प्रयोग किया जाना चाहिए। तो चलिए बड़े ध्यान से इसको देखिएगा। और इसका अगर हम बात करते हैं कि राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो इसका राइट ऑप्शन सेकेंड हो जाएगा। ओके, सेकेंड इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगर हम ए की बात करते हैं तो ए जो है कि 5 से मैच करेगा, बी जो है 1 से मैच करेगा, सी जो है सेकेंड से मैच करेगा, और डी जो है ये 4th से मैच करेगा, और ई जो है ये 3rd से मैच करेगा हम लोगों का। चलिए आइए अब हम लोग चलते हैं गद्यांश वाले क्वेश्चन के तरफ, और गद्यांश वाले क्वेश्चन को बड़े ध्यान से हम लोग देखते हैं। इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्न 106 से 114 में सही सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चुनिए। ओके, चलिए हम लोग अब पैराग्राफ को पढ़ते हैं, और पैराग्राफ पढ़ने के बाद क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पैराग्राफ में देखिएगा कि अपने स्वार्थ या संस्कृति के कारण सामान्य व्यवहार में हम कितनी बार सबसे धन्यवाद बोलते हैं, यह तो कृतज्ञता सिर्फ उन्हीं तक सीमित क्यों? हमें मानव जन्म देने वाले ईश्वर के लिए और जलवायु, भोजन, ऊर्जा जैसे बहुत सारे उपहार देने वाली प्रकृति के लिए ही क्यों नहीं हम ईश्वर से संवाद करें कि हमारे हृदय में पवित्रता, सद्गुण। आइए अगले पेज की तरफ थोड़ा सा हम लोग चलते हैं, फिर उसको भी हम लोग, अभी मेरा पैराग्राफ ख़त्म नहीं हुआ है। ओके, चलिए आगे क्या कहा गया है कि प्रकाश को अवलोकित करे। दुखों के कारण तो हमारे विकार हैं, बुराइयां हैं। हर बुराई अज्ञात के अंधकार में फैलती है, प्रकाश होते ही उसका सामर्थ्य खत्म हो जाता है। सुख दुख दोनों ही हमारे कर्मों के फल हैं। हमें समझना चाहिए कि बिना दुख भोगे सुख नहीं पाया जा सकता। मानवीय पुरुषार्थ करते रहें, मन की कोठरी को स्वच्छ रखें, जहाँ जरूरत हो प्रायश्चित भी अवश्य करें। कौन जाने कब किस रूप में प्रभु किस माध्यम से सहायक हो जाए। ईश्वर के प्रति आभार प्रकट करना एक ऐसा अचूक तरीका है जो हमें संतुष्टि और ईर्ष्या जैसे निकृष्ट बातों से ऊपर उठाता है। यही हमारे जीवन का मूलभूत लक्ष्य है। ओके, पैराग्राफ हम लोगों ने अब रिवीजन कर लिया है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, और इसमें क्वेश्चन कैसे कैसे बने हैं ये सारे क्वेश्चन को देखना है। अगर मैं बात करूं तो क्या किसी ने खूब कहा है, ओके, कि देखिएगा हम स्टूडेंट हैं, हम
स्टूडेंट हैं, हमारी 1 साल की पढ़ाई 3 घंटे में देखी जाती है। हमारी 1 घंटे की पढ़ाई 3 घंटे में देखी जाती है और वो 3 घंटे हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट होता है ये सिर्फ स्टूडेंट ही समझ सकते हैं। ओके, तो ऐसे ही जीवन के भी अपने तर्क होते हैं और तर्क जो होते हैं उसको देखना बड़ा ज़रूरी हो जाता है। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 106 कह रहा है कि गद्यांश के अनुसार सबसे धन्यवाद कहने का कारण नहीं है क्या? दया है, स्वार्थ है, संस्कृति है या फिर स्वभाव है? अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 106 का कि इसमें क्या है, तो इसका इज द राइट ऑप्शन हम लोगों का फर्स्ट हो जाएगा दया। क्या हो जाएगा? दया हमारा ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 107 को देखिएगा। हर बुराई, सॉरी माफ करिएगा, हर बुराई अज्ञात से अंधकार में फैलती है। हर बुराई जो है अज्ञान से अंधकार में फैलती है से तात्पर्य है, क्या तात्पर्य है? अज्ञानी व्यक्ति बुराइयां फैलाता है, अंधेरा होते ही बुराई फैल जाती है, अंधेरा सब बुराइयों की जड़ है, अज्ञानता के कारण बुराइयां फैलती हैं। तो अगर हम बात करते हैं 107 का, तो इसका इज द राइट ऑप्शन फोर्थ हो जाएगा। अज्ञानता के कारण ही क्या होती हैं? बुराइयां फैलती हैं। इसका करेक्ट ऑप्शन 4 हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अगले क्वेश्चन को बड़े ध्यान से आप देखिएगा कि सुख दुख का कारण है, सुख दुख का कारण है प्रारब्ध या फिर भाग्य या फिर दुर्भाग्य या फिर कर्म। क्या है दुख सुख का जो कि कारण क्या है? अगर हम बात करते हैं 108 नंबर का, तो इसका इज द राइट ऑप्शन फोर्थ हो जाएगा हमारा कर्म। जैसा हम कर्म करेंगे वैसे ही फल की हमें प्राप्ति होगी। अगर सोचिए कि अगर हम पढ़ेंगे नहीं, लिखेंगे नहीं, तो क्या हमें नौकरी मिल सकती है? आज के डेट में इम्पॉसिबल है। अगर आपको नौकरी लेना है तो उसके लिए पढ़ना ही पड़ेगा, ज्ञानी बनना है तो पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि पढ़ाई और ज्ञान का तात्पर्य आज के डेट में तो नौकरी तक सीमित रह गया है, लेकिन ज्ञान और पढ़ाई का तात्पर्य सिर्फ नौकरी तक नहीं सीमित होता है। आपके जीवन में आपको जीना कैसे है उसका मार्ग प्रशस्त कराता है एक शिक्षा। ओके, तो शिक्षा जीवन में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप भले अपने को एक रोटी कम खाइएगा, लेकिन अपने बच्चे को शिक्षा जो है कि जरूर दीजिएगा। ओके, चलिए आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं। अगले क्वेश्चन को बड़े ध्यान से आप देखिएगा कि गद्यांश के अनुसार प्रायश्चित के साथ साथ मानव को क्या करना चाहिए? सुख भोगना चाहिए, सफाई करना चाहिए, पुरुषार्थ या फिर दुख भोगना चाहिए? अगर प्रायश्चित के साथ साथ मानव को क्या करना चाहिए? आप बताइए क्या करना चाहिए? क्वेश्चन नंबर 109 की अगर मैं बात करूं तो पुरुषार्थ क्या होता है? पुरुषार्थ भी करना चाहिए। हमारा थर्ड ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन को बड़े ध्यान से आप देखिएगा। कहा गया है कि मन की कोठरी को स्वच्छ रखें। मन की कोठरी को स्वच्छ रखें से तात्पर्य है मन सब विकारों का कारण है। मन को नियंत्रण में रखना, मन से बुरे भाव का निष्कासन, मन के अनुसार कार्य करना। मन की कोठरी को स्वच्छ रखने से तात्पर्य क्या है? तो अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 110 का, तो मन से बुरे भाव का निष्कासन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ऐसे भी हम लोगों को एक एक क्वेश्चन को देखते हुए चलना है। ओके, आइए क्वेश्चन नंबर 111 की अगर हम बात करते हैं तो इसको बड़े ध्यान से देखिएगा कि जीवन का मुख्य लक्ष्य है। जीवन का मुख्य लक्ष्य है क्या है? ईश्वर के प्रति असनासक्त या फिर ईश्वर की भक्ति करना या फिर ईश्वर के प्रति आभार व्यक्त करना या ईर्ष्या से ऊपर उठना। तो जीवन का मुख्य लक्ष्य जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? क्वेश्चन नंबर अगर हम बात करें 103 का, तो ईश्वर के प्रति आभार व्यक्त करना चाहिए। ऑप्शन नंबर से थर्ड क्या हो जाएगा? हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आइए ऊपर चलते हैं। अगले क्वेश्चन को बड़े आप ध्यान से देखिएगा। इसमें कहा है कि पुरुषार्थ का विलोम क्या होगा?
स्वार्थ का विलोम क्या होगा? क्या निस्वार्थ हो जाएगा, प्रयोजन हो जाएगा, स्वार्थ परायण हो जाएगा या परोपकार हो जाएगा? अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 112 का कि इसमें स्वार्थ का विलोम क्या हो जाएगा, तो स्वार्थ का विलोम निस्वार्थ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन इसमें हो जाएगा। स्वार्थ का विलोम निस्वार्थ होता है। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं और ये रहा हम लोगों का अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मानवीय शब्द में प्रत्यय है। मानवीय शब्द में क्या है? प्रत्यय है। तो क्या है? क्या य है या फिर विय है या फिर इय है या फिर इय है? अगर मैं प्रत्यय की अगर मैं बात करूं तो मैं आपको हिंदी की क्लास में बता चुका हूं कि य है। ओके, तो अगर मैं इसमें देखूं तो इससे पहले क्या है? वी है और वी पे क्या है? छोटी ई की मात्रा है, फिर यह है। तो इसमें क्या हो जाएगा हम लोगों का? अगर मैं बात करूं, सॉरी माफ करिएगा, बड़ी ई की मात्रा है तो ये बड़ी ई हो जाएगा और ये य हो जाएगा। ओके, तो इस तरीके से हमारा थर्ड ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन हम लोगों का हो जाएगा। ओके, चलिए जैसे कि मैं आपको फिर से बता देता हूँ, मानवी की अगर 2 अक्षर की अगर लास्ट की बात करें तो इसमें लिखा है वी। ओके, और वी की अगर मैं बात करूँ तो वी में बड़ी ई की मात्रा है तो ये ई वाला आ जाएगा और ये य हो जाएगा। ओके, तो इस तरीके से ई हमारा क्या हो जाएगा? इसमें प्रत्यय लगा है। आइए आगे चलते हैं। अगले क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 114 कि कौन सा शब्द युग्म समूह से भिन्न है? जो भिन्न है वही हमें देखना है। शुद्ध का अशुद्ध होता है, सुख का दुख होता है, ज्ञान का अज्ञान होता है, अंधकार का अंधेरा होता है। तो अगर हम बात करते हैं तो एक तरीके से ये विलोम के शब्द दिए गए हैं। शुद्ध जो होता है अशुद्ध होता है, सुख जो होता है दुख होता है, ज्ञान जो होता है अज्ञान होता है, लेकिन अंधेरा अंधकार का अंधेरा होता है। ये समानार्थी शब्द हैं, इस वजह से ये हमारे क्या हो जाएंगे? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा? हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ हम प्रोसीड करते हैं। इसको बड़े ध्यान से देखिएगा। कहा गया है कि निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्न 115 से 120 में सही सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चुनिए। ओके, तो विकल्प को हमें क्या करना है? चयन करना है। तो आइए हम लोग काव्यांश को पढ़ते हैं। इसमें आया है कि आया समय उठो तुम नारी, यह निर्गुण तुम करना है। ओके, आया समय उठो तुम नारी, यह निर्माण तुम्हें करना है, आज़ादी की दुखी नींव में तुम्हें प्रगति पत्थर भरना है। अपने को कमजोर न समझो, अरे अपने को कमजोर न समझो, जननी पुण्य जगत की गौरव हो। अपने को कमजोर न समझो, जननी हो संपूर्ण जगत की गौरव हो। ध्यान से सुनिएगा एक बार कि आया समय उठो तुम नारी, युग निर्माण तुम्हें करना है, आज़ादी की खुदी नींव में तुम्हें प्रगति मील पत्थर भरना है। अपने को कमजोर न समझो, जननी हो संपूर्ण जगत की गौरव हो। आइए अब ये पूरा आप जो है कि काव्य पढ़ चुके हैं। अब इसी को पढ़ के हमें एक एक उत्तर देने हैं। ओके, चलिए चलते हैं क्वेश्चन के तरफ। क्वेश्चन नंबर 105 की अगर हम बात करते हैं तो देखिएगा 115 की। तो इसमें कहा गया है कि कविता का मुख्य स्वर क्या है? तो क्या गौरव गाथा है, युग निर्माण है, नारी शक्ति है, स्वतंत्रता है? तो कविता का जो है वो मुख्य क्या है आपको बताना है। तो ये है नारी शक्ति। ओके, नारी शक्ति का इसमें बखान किया गया है, उनका गुणगान किया गया है। इस वजह से हमारा थर्ड ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। आइए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देखिए। कविता के अनुसार स्वतंत्रता प्राप्ति में स्त्री की भूमिका है? क्या औसत है, संज्ञान योग है, नगण्य है और प्रासंगिक है? कविता के अनुसार स्वतंत्रता प्राप्ति में स्त्री की भूमिका है तो क्या है? ये संज्ञान योग्य है, संज्ञान योग्य है। ऑप्शन नंबर अगर हम बात करते हैं तो इसमें सेकंड हमारा
करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं। ये रहा हम लोगों का अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देखिएगा। 117 की स्त्री के लिए किस विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है? किस विशेषण का प्रयोग जो है कि नहीं हुआ है? क्या सबला, नीव, अबला या फिर गौरव, किसका प्रयोग नहीं हुआ है? क्वेश्चन नंबर 117 की अगर बात करें तो इसमें अबला का भी प्रयोग नहीं हुआ है। ओके, अबला का प्रयोग इसमें नहीं हुआ है। अबला नारी उसमें कहीं पे भी हमें देखने को नहीं मिलता है। करेक्ट ऑप्शन इसमें थर्ड हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आइए आगे चलते हैं। अगले क्वेश्चन को देखिएगा। 118 नंबर क्वेश्चन की स्त्री की निर्माणकारी शक्ति का भाव कविता के किस पंक्ति में निहित है? ओके, तो ऑप्शन नंबर 1 कह रहा है कि युग निर्माण तुम्हें करना है। बी कह रहा है आज़ादी की खुदी नींव। थर्ड कह रहा है कि जननी हो संपूर्ण जगत की। और फोर्थ कह रहा है कमजोर न समझो। ओके, तो कह रहा है कि स्त्री का निर्माणकारी शक्ति का भाव कविता के किस पंक्ति में निहित है? अगर हम बात करते हैं 118 नंबर का, तो इसका इज द राइट ऑप्शन 1 हो जाएगा कि युग निर्माण तुम्हें करना है। युग निर्माण तुम्हें करना है, ये किसके लिए बोला जा रहा है? स्त्री के लिए बोला जा रहा है। ओके, आइए आगे चलते हैं और एक एक करते हुए हम लोग अब अपने सेशन के करीब आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 119 देखिएगा। कविता के अनुसार स्त्री को ऑप्शन नंबर 1 कह रहा है कि गौरव गान करते रहना होगा। बी कह रहा है कि पत्थर भरने का कार्य ही करना होगा। सी कह रहा है कि स्वयं की शक्ति को पहचानना होगा। फोर्थ कह रहा है कि जननी के रूप में ही रहना होगा। अगर मैं बात करूं कविता में कि कविता में जो स्त्री है तो वो कौन किसके अनुसार है, तो ऑप्शन नंबर 119 का थर्ड हो जाएगा, स्वयं की शक्ति का पहचान करना। इसी के बारे में ये कविता का सारांश हो जाएगा। ओके, स्वयं की शक्ति को पहचानना, स्त्री को कमजोर ना समझो। ओके, ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए ऑप्शन नंबर और क्वेश्चन नंबर की अगर मैं बात करूं तो 120। इस सेशन में हम लोग 91 से लेके 120 तक हिंदी जो आती है वो पार्ट 1 हिंदी का हम लोगों ने आज कंप्लीट करने वाले हैं। सिर्फ एक क्वेश्चन बचा है। ओके, और चलिए सेशन को बढ़ाते हुए एक छोटा सा कि चलिए, किसी ने क्या खूब कहा है कि लाइफ में जो भी होता है वो किसी वजह से होता है। या तो आपको कुछ बनाकर जाता है, या तो वो आपको कुछ बनाकर जाता है, या फिर आपको कुछ सिखाकर जाता है। जब भी आपके जीवन में कठिनाई आए तो आप उससे डरिए मत, भागिए मत, उससे डटकर उसका मुकाबला करिए। क्योंकि ये जो कठिनाई आई है, ये जो समस्या आई है, या तो ये समस्या आपको कुछ बना के जाएगी, या तो एक आपको बहुत बड़ी सीख दे के जाएगी जीवन में। तो इस चीज़ से आप हमेशा डट के रहिएगा। ओके, चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 120 की अगर हम बात करते हैं तो इसमें कहा गया है कि जननी हो संपूर्ण जगत की पंक्ति में कौन सा अलंकार है? क्या अनुप्रास है, उपमा है, रूपक है, यमक है? क्या है? जननी हो संपूर्ण जगत की। तो इसमें हम लोगों का क्या हो जाएगा? अगर 120 की अगर मैं बात करता हूं तो इसमें अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन इसमें हो जाएगा, अनुप्रास अलंकार हो जाएगा कि जननी हो संपूर्ण जगत की। ओके, आया समय उठो तुम नारी, यह निर्गुण तुम्हें करना है। आज़ादी की खुद नींव में तुम्हें प्रगति पत्थर भरना है। तुम अपने को कमजोर न समझो, जननी हो संपूर्ण जगत की गौरव हो। इसी कविता के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। सेशन कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट करके हमें बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। अपना
ध्यान रखिएगा, ख्याल रखिएगा, खूब मेहनत करिएगा, जिससे कि आप जितना जल्दी हो सके अपने एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लीजिए। ओके, चलिए।